नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। इसमें राज्य में धौलीगंगा और गुमरोड़ी नाला पर 2 पुल और भैरोघाटी नेलांग सड़क भी है शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में किया प्रतिभाग। नाबार्ड ने प्राथमिकता क्षेत्र में 30,301 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का किया आकलन। डॉक्टर विनीता शाह ने संभाला स्वास्थ्य महानिदेशक का पदभार। कहा, पहाड़ में विशेषज्ञ डॉक्टरों को उपलब्ध कराने के लिए कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों में चलाया गया आज ग्रीन कॉर्बेट क्लीन कॉर्बेट अभियान। स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर किया प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड समेत 7 सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। इसमें उत्तराखंड की 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें धौलीगंगा और गुमरोड़ी नाला पर 2 पुल और भैरोघाटी नेलांग सड़क शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं रक्षा तैयारियों, राशन, सैन्य उपकरण और अन्य सहायता प्रदान करने में अत्यधिक मदद प्रदान करेगी। श्री सिंह ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत का निर्माण करना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन किया। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में 30,301 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 6.22% अधिक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाबार्ड का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु इस वर्ष करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण योजना तैयार की है। ये किसानों, बागवानी तथा छोटे छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऋण को सही, जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण संबंधित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा। 2 साल की तुलना में यह धनराशि लगभग 6.22% अधिक है। यह निश्चित रूप से हमारे किसानों को, बागवानी में लगे लोगों तथा छोटे उद्योगों में काम करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक निवेदन है कि यह ऋण की जो व्यवस्था है, ये बहुत सही प्रकार से, इसमें निगरानी की भी बहुत आवश्यकता है और दूरदर्शिता की भी बहुत आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सबसे सरलता से पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है, वो हमारे सब बैंक हैं। उनकी इस भूमिका के कारण से जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी योग्य लोग हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने आज अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहाड़ में विशेषज्ञ डॉक्टरों को उपलब्ध कराने के लिए कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी प्लानिंग है कि विशेषज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में सेवाएं देने आए। इसके लिए हम लोग यू कोड वी पे के तर्ज पे उन्हें उनके मन मुताबिक पे देने की सोच रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ में आवास बहुत ज़रूरी है,
तो आवास की व्यवस्था करने पे सोच रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ, क्योंकि 2 या 3 साल बाद में जॉब में आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक विशेषज्ञ कैडर अलग भर्ती करें और उनको एक उच्च स्केल में दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हमारे उत्तरांचल में आए और हमारे स्पेशलिस्टों की कमी पूरी करें। वहीं कोरोना संक्रमण के नए मामलों को लेकर भी स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि अभी तक उत्तराखंड में पुराने संक्रमण की ही पुष्टि हो रही है। विभाग की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीनोम सीक्वेंसिंग के 14 केसेस की रिपोर्ट आई है और ये हमारी खुशी की बात है कि B5.7 वेरिएंट इसमें अभी नहीं है और ये ओमिक्रॉन जो पहले से चला आ रहा है वही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें कोई ऐसी चिंता, पर हमें सजग रहना है और मैं जनता से अपील करूंगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। स्वच्छ भारत मुहिम के अंतर्गत कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज ग्रीन कॉर्बेट क्लीन कॉर्बेट अभियान चलाया गया, जिसमें पार्क के कर्मचारी, स्थानीय होटल व रिजॉर्ट व्यवसायी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई की। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि स्वच्छता अभियान अब हर माह आयोजित किया जाएगा। साथ ही स्थानीय और पर्यटकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। देखिए, ये क्लीन कॉर्बेट ग्रीन कॉर्बेट अभियान आज से हमने प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत हमारा प्रयास ये है कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पेरिफेरी में जो प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है उसको हम यहाँ से हटाएं। स्थानीय लोगों को, स्थानीय होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अतिरिक्त जो लोकल एनजीओज़ हैं, वेस्ट वॉरियर्स हैं, उसके अलावा कॉर्बेट फाउंडेशन के प्रतिनिधि हैं, ये सभी लोग हमारे इस अभियान से जुड़े हैं। इसके तहत हमारा प्रयास ये है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है उसका उपयोग कितना हानिकारक है इसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जाए। और जो लोकल शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं सड़क के किनारे जिनके द्वारा इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता है, उनको भी हम डिस्करेज करें, उनको इसके होने वाले दुष्परिणामों से अवगत भी कराएं। वहीं अभियान में स्थानीय होटल व्यवसायियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और आगे भी सहयोग करने की बात कही। ये हमने अभियान चलाया है कॉर्बेट के सराउंडिंग एरिया को क्लीन करने के लिए और हर एक महीने में फर्स्ट ट्यूसडे को अभी हमने स्टार्ट करा है लॉन्च, और इसको हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अगले आने वाले दिनों में कॉर्बेट का सराउंडिंग एरिया बिल्कुल साफ सुथरा रहे, जो बाहर से आने वाले लोगों उनको दिखे कि ये एरिया साफ है और हमारे द्वारा लोकलाइट्स द्वारा सब लोगों द्वारा मिलकर किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में रानी झील के सौंदर्यीकरण का कार्य आज क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नेलवाल ने शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि झील के सौंदर्यीकरण के लिए जिला योजना मद से 15 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि रानीखेत में पर्यटन गतिविधियां बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रानीखेत की पहचान रानी झील के सौंदर्यीकरण के लिए
जिला योजना के द्वारा हमारे द्वारा प्रयास किया गया, तो उसके लिए 15 लाख की राशि घोषित हुई, उसके लिए स्वीकृत हुए हैं। आज उसके शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर था। रानीखेत में पैराग्लाइडिंग को विकसित करने के लिए, पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में रानीखेत की पहचान बनाने के लिए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पर्यटक कार्यालय जो कि पिछले 7 साल से बंद था उसको खुलवाने का काम किया है। यहाँ की सड़कों का, विशेषकर यहाँ की जो सड़कें हैं, चाहे वो रामनगर कॉर्बेट से को रानीखेत से जोड़ने वाली सड़क हो या हल्द्वानी से जोड़ने वाली सड़क हो, इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा सैद्धांतिक रूप से हो चुकी है, विधिवत भी बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे यहाँ पर सड़कें बनेंगी, चौड़ी सड़कें बनेंगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, तो निश्चित रूप से पर्यटक बढ़ेगा और रानीखेत का जो व्यवसाय है, रानीखेत की जो पहचान है, वो बरकरार रहेगी और आगे बढ़ेगी। वहीं विधायक ने गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में क्षेत्र में नेकी की दीवार का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज कोटद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों को लेकर संगठन लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो। बूथ सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। अभी बूथों पर हम नई कमेटी हम गठित करने जा रहे हैं। बूथ का सत्यापन का कार्यक्रम रहेगा और भविष्य चुनाव की दृष्टि से हमारे, क्योंकि हम लोग बूथ आधारित कार्यकर्ताओं के बल पर ही जीतते हैं। पन्ना प्रमुख हमारे बनते हैं, हर एक कार्यकर्ता को हम घर आवंटित करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो सके, अधिक से अधिक मतदान हो, वो हमारी रणनीति का हिस्सा होता है। जब पार्टी जीतने की स्थिति में होती है तो प्रत्याशी की दावेदारी अधिक होना स्वाभाविक होता है, लेकिन हमारा दल संगठन आधारित कार्यकर्ता, हम नीचे से शक्ति केंद्रों से बूथों पर जाकर जब प्रत्याशी के नाम को लाएंगे तो उस नाम पर सहमति बनाने का हमारी जिले की टीम करेंगी। चंपावत पुलिस ने राज्य में साइबर क्राइम नारकोटिक्स में बीते साल प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं स्मार्ट पुलिस विजन कार्यक्रम के तहत चंपावत पुलिस द्वारा साइबर क्राइम, ड्रग्स और नारकोटिक्स में सराहनीय कार्य किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि राज्य सरकार की ड्रग्स फ्री विजन के तहत चलाई जा रही कार्यक्रम के तहत जिले में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विभिन्न अभियान के तहत 24 लोगों से लगभग 40 किलो चरस बरामद कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। साथ ही साइबर क्राइम में कार्य करते हुए 48 लाख से अधिक की धनराशि को लोगों के खाते में वापस लाया गया है। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की रोकथाम के लिए QRT टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर समय पर छात्र छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप और पुलिस ऐप के बारे में पंजीकृत भी किया गया है। विगत वर्षों में जो चंपावत पुलिस है उसने जो नारकोटिक्स के ऊपर है वो काफी अच्छा काम करते हुए जो स्मैक जो पकड़े हैं वो पिछले सालों का कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 1 किलो 300 ग्राम से अधिक के स्मैक पकड़े। साथ ही चरस पकड़ने में भी नंबर 1 पे ही कह सकते हैं, लगभग 40 kg के अराउंड पिछले साल में चरस पकड़ी। इस तरह नशे के ऊपर काफी हमने काम किया है। इसके अलावा भांग की खेती भी नष्ट की है। साथ साथ में हमने जो लोग नशे में जो बच्चे शुरू में इन्वॉल्व हो रहे थे उनको हमने नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ भी भेजा है। तो इस तरह से नशे के ऊपर काफी काम किया है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी प्रायोरिटी अगर मैं देखूं तो साइबर क्राइम हमारी प्रायोरिटी रही थी। तो पिछले 3-4 सालों के अगर हम डेटा देखते हैं तो उसके अनुसार हमारा जो आंकड़े हैं अगर देखते हैं तो जो रिकवरी है, जो लोगों को हमने पैसे वापस दिलवाए वो लगभग 3 गुना से अधिक हमने वृद्धि की है। जैसे कि 2021 में लगभग 13 लाख के आसपास हमने लोगों को पैसे वापस दिलाए, जबकि इस बार हमने लगभग 48 लाख रुपए जो है लोगों के हमने वापस दिलवाए। साथ ही 20 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किए अलग अलग जगह से, उनको बिहार और बंगाल और हरियाणा अलग अलग जगह हमने टीमें भेजी थी। इस तरह साइबर क्राइम और नारकोटिक्स के ऊपर हमारा काफी अच्छा इसमें काम रहा। एक समय था जब बागेश्वर जिले के खरही पट्टी के ताम्र उत्पाद कुमाऊं के लोगों की पहली पसंद होती थी। खरही के तांबे के बर्तनों को लोग हाथों हाथ लेते थे। जैसे जैसे लोगों का रुझान स्टील के बर्तनों की ओर होने लगा तो ताम्र कला के दिन भी ढलने लगे। लेकिन उडेरखानी गांव के दुलप राम टमटा ने अपने पुरखों के पुरातन हुनर को जीवित रखा है। पेश है एक रिपोर्ट। दुलप राम टमटा उद्योग विभाग के सहयोग से युवाओं को ताम्र शिल्प कला का प्रशिक्षण देते हैं। आज उनके ताम्र कारखाने में 5 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला हुआ है। दुलप राम को ताम्र शिल्प कला विरासत में मिली।
3 जून 1967 को 20 साल की उम्र में उन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने तांबे के बर्तन बनाकर घर घर बेचकर आजीविका कमाना शुरू किया। वर्ष 1987 में उद्योग विभाग के माध्यम से उनकी बनाई तांबे और पीतल की मूर्तियों का प्रदर्शन दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी प्रदर्शनी में किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन्हें स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद दुर्लभ राम दोगुने उत्साह से कार्य करने लगे। 3 जून 1966 से इस काम को कर रहा हूँ और पहले मैं अपने जो हमारे पैटर्न काम था, गागर हैं, तौले हैं, पराग हैं, इन आइटम को बना रहा था। जब मैं आगे को बढ़ता रहा, इस काम को बढ़ाते रहा तो फिर देखा मैंने ये काम तो बहुत अच्छा काम है, तो इसको मार्केट में कैसे ले जाऊँ मैं। तो मैंने जिला उद्योग की शरण ली, हैंडीक्राफ्ट की शरण ली। उन्होंने कहा कि आप आगे को बढ़िए कहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैसे जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप काम कीजिए, मार्केट आपको हम देंगे। उडेरखानी गांव में पहले 36 ताम्र शिल्प के कारीगर रोजगार हासिल करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस कला से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। दुर्लभ एक समय में गांव में ताम्र कला के अकेले कारीगर रह गए थे। दुर्लभ ने ताम्र शिल्प कला को बचाने की ठानी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों और 50 अन्य युवाओं को ताम्र कला का कुशल कारीगर बना दिया। अब बाहर जाते हैं, कोई लोटा ले रहा है, कोई गिलास ले रहा है, कोई पूजा का आइटम है, जग है, गिलास है, सारे आइटम ऐसे, कुंडियां हैं, अंगूठियां हैं, बहुत अच्छी बिक रही हैं। तांबा का उद्योग आगे को बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए इसने, जैसे कि अपनी आजीविका आज जो प्लान हो रहा है, घर के अंदर हमारे पास इतने रोजगार हैं। हमारे एक गांव में कम से कम 15 कारखाने चलते थे। बच्चों से मैं यही तो कह रहा हूँ कि भैया आप ट्रेनिंग कीजिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे घर के पास गुरु है तो उनसे सीखोगे, तुम्हारी आजीविका तो आगे को बढ़ेगी। दुर्लभ राम अपनी कला के बूते अब देश भर में अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उनका कहना है कि नई पीढ़ी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही हमारे पास अनेक रोजगार हैं, बस प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।